नमस्कार साथियों, सांख्यिकी की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सांख्यिकी की मूलभूत या मूल अवधारणाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपके सामने 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक समग्र या समष्टि, जिसके लिए अंग्रेजी भाषा में यूनिवर्स या पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द है प्रतिदर्श। इन दोनों के आधार पर ही अनुसंधान कार्य किया जाता है अलग अलग विधियों का प्रयोग करके। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं समग्र या समष्टि क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो आप देख सकते हैं सांख्यिकी में समग्र या समष्टि का तात्पर्य किसी अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों के समुदाय से है, जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और उस अनुसंधान कार्य के लिए जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है, उस पूरे डाटा का समूह है वो समग्र या समष्टि कहलाता है। इसे अपन एक और तरीके से कह सकते हैं, विचाराधीन विषय वस्तुओं के संपूर्ण समूह अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान के अधीन शामिल होने वाले पदों या तत्वों के संपूर्ण समूह संग्रह को ही समग्र या समष्टि कहते हैं। उसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। कोई भी बात समझने का आसान तरीका है, इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए। यहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विश्वविद्यालय के 10,000 छात्राओं की आयु, लंबाई व मासिक व्यय, यानी कोई एक विश्वविद्यालय है जिसमें 10,000 छात्र या छात्राएं हैं या विद्यार्थी है, उनकी आयु, लंबाई एवं मासिक व्यय, इनके संबंध में अगर कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो ये जो 10,000 छात्रों का समूह है, इस समूह को ही समष्टि या समग्र कहेंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे। यानी कि जब भी किसी अनुसंधान कार्य के लिए जिस समूह या का प्रयोग किया जाता है, उस समूह को समग्र कहते हैं। अब बात करते हैं समग्र के प्रकारों की। समग्र कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्य रूप से जो प्रकार हैं वो आपके सामने इस प्रकार हैं। समग्र को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा जाता है। एक संख्या निर्धारण के आधार पर, दूसरा वास्तविक अस्तित्व के आधार पर। संख्याओं की बात करें तो इसके अंदर फिर से 2 प्रकार हैं, एक परिमित, एक अपरिमित। और इसी तरह वास्तविक अस्तित्व के आधार पर भी 2 प्रकार बताए गए हैं, वास्तविक एवं परिकाल्पनिक। अब इनका भी एक एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात समझने में थोड़ी सी और आसान हो जाए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं परिमित का। जैसे 2011 में भारत की जनसंख्या, उसकी एक निश्चित संख्या है जो कि जनगणना द्वारा बताई गई है, तो वो संख्या कैसी है? परिमित। वो जो अनुसंधान है वो परिमित है। इसके अलावा कोई कॉलेज है, कोई महाविद्यालय है, उसमें जो छात्र कितने रजिस्टर्ड है, उनकी संख्या भी एक तरीके से परिमित है। अब बात करते हैं अपरिमित की। जैसे नवजात शिशुओं की संख्या, तारों की संख्या या पेड़ की पत्तियों की संख्या। इनकी संख्या वास्तव में तो होती है, पर इन्हें आप गिन नहीं सकते या इनकी गणना संभव नहीं है, इन्हें हम अपरिमित कहते हैं। जैसे नवजात शिशु वर्तमान में कितने हैं, उनको हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, या आकाश में कितने तारे हैं, उनकी भी संख्या हम गिन नहीं सकते या निश्चित नहीं कह सकते। वैसे ही पेड़ की जो पत्तियां हैं, उनको हम नहीं गिन सकते या उनकी संख्या भी निश्चित नहीं कह सकते, वे सभी अपरिमित हैं। इसी तरह सिर के बाल है, उनको भी हम गिन नहीं सकते, तो वो भी एक तरीके से अपरिमित हैं। अब बात करते हैं वास्तविक अस्तित्व की। जैसे भारत में आयकर दाताओं की संख्या या विमानों की संख्या। अब भारत में कितने आयकर दाता हैं, तो इसका एक निश्चित संख्यात्मक मान है जो कि आप आयकर विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
वो एक वास्तविक संख्या है या वास्तविक तथ्य हैं। इसी तरीके से भारत में कितने विमान हैं, ये भी इनका भी वास्तविक अस्तित्व है, उनकी भी एक निश्चित संख्या है। अब बात करते हैं परिकल्पनिक या कल्पनाओं की, जैसे सिक्कों की उछालें या पासों का फेंका जाना। अब सिक्के या भले 10 बार आप उछाल के विषय कर सकते हैं, या कल्पना के आधार पर भी आप कह सकते हैं कि कोई एक सिक्का उछालने पर कितनी बार ऐड या कितनी बार टहलाता है। वैसे ही अगर पासा है उसको भी आप फेंकने की है जो कल्पना है भी कर सकते हैं, या वास्तव में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गए अपने समग्र के प्रकार। अब इनके आधार पर किस किस तरीके से कुछ जो बनेंगी अनुसंधान की विधियाँ वो देखेंगे, पर उससे पहले देखते हैं प्रतिदर्श, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैंपल। समष्टि या समग्र में से समान विशेषताओं के आधार पर कुछ चुनी गई प्रतिनिधि इकाइयों को प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। यानी जब अनुसंधान कार्य के लिए पूरे समूह का प्रयोग न करके उस समूह की ही कुछ इकाइयाँ चुनते हैं जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन करती हैं। अगर ऐसी इकाइयाँ चुनी गई हैं तो उन इकाइयों को हम प्रतिदर्श, कहीं कहीं इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं न्यायदर्श, इसका प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम सैंपल कहते हैं। इन्हीं के आधार पर अनुसंधान की विधियाँ काम में ली जाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान, जो कि हमारा आज का मुख्य विषय भी है, आज का मेन टॉपिक है। क्योंकि इस विषय से अधिकतर विश्वविद्यालय जो है वो एग्ज़ाम में बड़े प्रश्न पूछते हैं। पहले हम बात करेंगे संगणना प्रणाली की, सेंसस मेथड। संगणना प्रणाली के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है और उसमें निष्कर्ष निकाला जाता है, या इससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधान को विस्तृत रूप से लिया जाता है और समग्र का प्रत्येक इकाई से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न या प्रयास किया जाता है, ताकि निष्कर्ष शुद्धता से परिपूर्ण हो। भारत में जनसंख्या का अनुसंधान इस संगणना विधि पर ही आधारित है। यानी जब अनुसंधान कार्य में प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाए और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाए, तो वो निष्कर्ष निश्चित तौर पे शुद्ध होते हैं। ऐसा अनुसंधान संगणना प्रणाली कहलाता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं भारत में जनगणना। जब भी भारत में जनगणना कार्य किया जाता है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पे, तो जो जनगणना कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो प्रत्येक घर घर जाकर वास्तविक तौर पर गणना करते हैं और प्रत्येक इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वो प्रणाली संगणना प्रणाली कहलाती है। अब बात करते हैं दूसरी प्रणाली की, जिसका नाम है प्रतिदर्श प्रणाली। इसे कहते हैं सैम्पलिंग मेथड। संगणना प्रणाली के विपरीत ही इस प्रणाली के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि समय में से कुछ इकाइयों को छांटकर उनका विधिवत अध्ययन किया जाता है। यानी कि पूरी की पूरी इकाइयों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उनमें से ही समान गुणों के आधार पर या समान विशेषताओं के आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयाँ चुनी जाती हैं और सिर्फ उन इकाइयों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसे अपन कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, समस्त समूह के एक अंश का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण समूह या समग्र का नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी एक कॉलेज के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से संबंधित सर्वेक्षण करना है, तो कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थियों का अध्ययन न करके कुछ विद्यार्थियों को लेकर ही उनका अध्ययन कर सकते हैं और जो निष्कर्ष निकलेंगे वह संपूर्ण समग्र पर लागू होंगे। प्रतिदर्श प्रणाली का आधार यह है कि छांटे हुए न्यायदर्श यानी कि सैंपल समग्र का सदैव प्रतिनिधित्व करते हैं।
अर्थात उनमें वही विशेषताएं होती हैं जो सम्मिलित रूप से संपूर्ण समग्र में देखने को मिलती हैं। यानी कि हमने अभी तक अनुसंधान के दो तरीके देखे। एक देखा संगणना, यानी जिसमें पूरे समूह का अध्ययन करते हैं और फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक तरीका है प्रतिदर्श विधि, इसके अंदर कोई समूह का अध्ययन न करके उनमें से ही कुछ इकाइयाँ निकाली जाती हैं, उनका अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, और जो निकाले गए निष्कर्ष होंगे वो पूरे ही समूह पर लागू होंगे। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच कौन कौन से मुख्य अंतर हैं। अब अंतर की बात करें तो हमारे सामने एक विधि है संगणना विधि, एक है प्रतिदर्श विधि। पहला अंतर देखा जाए संगणना विधि में तो हम कह सकते हैं कि इस विधि में समग्र की हर इकाई का अध्ययन किया जाता है। अगर 1000 विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। जबकि बात करें प्रत्यक्ष की तो इस विधि में कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कार्य थोड़ा सा आसान हो जाता है। दूसरी बात करें तो संगणना विधि के अंतर्गत कि वित्त, समय एवं परिश्रम की काफ़ी मात्रा चाहिए। यानी कि जब अपने पास समूह बहुत अधिक हैं, इकाइयाँ अधिक हैं, तो प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना है तो उसके लिए वित्त की भी आवश्यकता पड़ेगी, समय अधिक लगेगा और मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। इसके विपरीत अगर बात करें प्रतिदर्श विधि की तो इसमें धन, समय और परिश्रम की कम आवश्यकता होगी। चूँकि इकाइयाँ कम होती हैं तो समय भी कम लगेगा, धन भी कम लगेगा और परिश्रम भी कम करना पड़ेगा। बात करें तीसरे अंतर की, संगणना विधि में सभी इकाइयों का अध्ययन होता है, इसलिए निकाले गए निष्कर्ष भरोसेमंद यानी कि विश्वसनीय होते हैं। चूँकि प्रत्येक के बारे में अध्ययन किया है तो त्रुटि की संभावनाएं कम रहती हैं, इसलिए जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भी भरोसेमंद होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हम कुछ इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं तो हो सकता है उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू नहीं हो। जैसे प्रतिदर्श विधि में कुछ इकाइयों का अध्ययन होता है, इसलिए निकाले गए निष्कर्ष कम भरोसेमंद होते हैं। बात करें अगले अंतर की तो यह विजातीय समग्र के लिए अनुकूल है। जब आपके सामने पूरा समूह है, उसमें समान गुण नहीं पाए जाते या समान विशेषताएं नहीं होती हैं, उस समय हम संगणना विधि का प्रयोग करते हैं ताकि निष्कर्ष सही निकले। जबकि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग तब करते हैं जब समग्र कैसे हो, सजातीयता हो, उनमें समानता हो, समान गुण पाए जाए, समान विशेषताएं हो, उसके लिए विधि अनुकूल होती हैं। बात करें अगले अंतर की, यह विधि तब प्रयोग नहीं हो सकती जब समग्र का एक भाग न हो। अगर एक समूह के मान लो एक भाग उपलब्ध नहीं है तब उस विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते। चूँकि विधि का नाम ही संगणना विधि है तो फिर वहाँ पर पूरा समूह उपस्थित होना आवश्यक है। अगर कोई भाग वहाँ उपस्थित नहीं है तब उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि संगणना विधि उस समय भी प्रयोग की जा सकती है जब एक भाग नहीं हो। चूँकि हम प्रत्यक्ष विधि में एक भाग लेकर ही अध्ययन करते हैं, तो जहाँ पर अगर पूरे समूह का एक भाग नहीं है तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें अगले अंतर की, यह विधि उन अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है। अगर आपके पास अनुसंधान करने के लिए क्षेत्र सीमित है तो जहाँ तक संभव हो संगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कम क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है और निष्कर्ष भी सही निकलते हैं। बात करें प्रत्यक्ष विधि की तो यह विधि उन अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, यानी कि जहाँ पर क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और संख्यात्मक मान बहुत अधिक हैं, तो उन सब का अध्ययन करने में अधिक समय लगेगा, अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये संभव है कि वहाँ पर प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया जाए ताकि अनुसंधान सही समय पर पूरा किया जा सके। बात करें अगले अंतर की, संगणना विधि में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अधिक अन्वेषकों की नियुक्ति करनी होती है। क्योंकि अब आंकड़े अधिक हैं तो इसके लिए अन्वेषक भी अधिक लगाने पड़ेंगे, तब जाके उनका निष्कर्ष है या सही तरीके से निकाला जा सकेगा। जबकि प्रत्यक्ष विधि में या सैम्पलिंग मेथड में कम अन्वेषक होंगे तब भी आंकड़े आसानी से इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगला अंतर की बात करें तो अध्ययन निश्चितता के आधार पर होता है। संगणना विधि में अध्ययन है वो निश्चित होता है और उसी आधार पर किया जाता है, जबकि
प्रत्यक्ष में अध्ययन संभावनाओं के आधार पर होता है। चूँकि प्रतिनिधि इकाइयाँ ली गई हैं तो उन इकाइयों के आधार पर ही संभावना निकाली जाती है, उसी के आधार पर अध्ययन किया जाता है। बात करें अगले अंतर की, तो इस विधि द्वारा एकत्रित की गई सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं विशुद्ध होती हैं। संगणना विधि द्वारा जो जानकारी इकट्ठी की जाएगी वो अधिक विश्वसनीय एवं शुद्ध होती है, क्योंकि हर किसी के बारे में अध्ययन किया है तो त्रुटि की संभावना कम रहेगी, तो अपने आप ही वे शुद्ध हो जाएंगी। जबकि सैम्पलिंग मेथड में या प्रतिदर्श विधि में सूचनाएं थोड़ी सी कम विश्वसनीय होती हैं या कम शुद्ध होती हैं, क्योंकि कुछ इकाइयों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तब अंतिम अंतर की बात करें तो इस विधि में अन्वेषण कार्य निरीक्षण करना कठिन नहीं होता। जो भी हम अन्वेषण करते हैं उसका निरीक्षण करना संगणना विधि में आसान होता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में ये कार्य थोड़ा सा कठिन होता है। ये हमने कुछ बेसिक जानकारी देख ली, विधि क्या है, कैसे काम करती है, इनके बीच में कौन कौन से अंतर हैं। अब इन विधियों के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे। पहले बात करेंगे संगणना विधि की। ये विधि क्या होती है हमने पहले ही देख लिया कि जब संपूर्ण समूह के आधार पर कोई अनुसंधान कार्य किया जाए वह विधि संगणना प्रणाली कहलाती है, जैसे कि भारत में जनगणना का कार्य। और इससे जो निष्कर्ष है वो थोड़े से शुद्ध निकलते हैं, त्रुटि की संभावनाएं कम रहती हैं। अब इस संगणना अनुसंधान का प्रयोग कहाँ उचित रहता है, तो जैसे जब समग्र का क्षेत्र या आकार सीमित हो, जहाँ पर आकार सीमित है या संख्याएं निश्चित हैं वहाँ पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। जहाँ सांख्यिकीय इकाइयाँ में विविध गुण पाए जाते हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं, ताकि प्रत्येक गुण का अध्ययन संभव हो। जहाँ परिशुद्धता को अधिक मात्रा की आवश्यकता हो, यानी जहाँ पर निष्कर्ष शुद्ध चाहिए, शुद्धता की अधिक आवश्यकता है, वहाँ पर भी संगणना विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और जहाँ विस्तृत अध्ययन या सूचना एकत्रित करनी हो वहाँ पर भी संगणना विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि मुख्य रूप से 4 ऐसी बातें हैं जहाँ पे संगणना विधि या संगणना अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। पहला, जहाँ पर समग्र का क्षेत्र या आकार सीमित हो। दूसरा, विविध गुण पाए जाते हैं। तीसरा, शुद्धता की मात्रा अधिक आवश्यक हो। और चौथा, जहाँ पर अध्ययन विस्तृत करना हो। अब देखेंगे संगणना अनुसंधान के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ। क्षेत्र सीमित, अगर क्षेत्र सीमित है तो वहाँ पर भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ये रीति उस समय काम में लाई जाती हैं जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो। यदि क्षेत्र व्यापक हुआ तो अनुसंधान करने के लिए धन, समय या व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जो कि एक सही नहीं है। फिर जहाँ आंकड़े कम परिवर्तनशील हो, यानी आंकड़ों में बदलाव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं और प्रयोग सही रहता है। जहाँ गहरा या गहन अध्ययन की अपेक्षा हो वहाँ पर भी संगणना अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे शुद्धता की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पर भी इस विधि का प्रयोग करते हैं। और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर प्रतिदर्श लेना हो कठिन हो सकता है, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं संगणना प्रणाली के गुणों की, यानी कि मेरिट्स। पहला गुण तो यह है कि गहन अध्ययन करना संभव। जब भी संगणना प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो आंकड़ों के बारे में गहन अध्ययन होगा, तो उससे निष्कर्ष भी सही निकलते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष अध्ययन संभव होना। इस स्थिति द्वारा उन समस्याओं का भी अध्ययन अप्रत्यक्ष रूप से संभव हो जाता है जिनका अध्ययन सांख्यिकीय प्रत्यक्ष रूप से करने में असमर्थ होती है, जैसे दरिद्रता, ईमानदारी, बेरोजगारी आदि। ये भी इसका एक गुण है। फिर अगले गुणों की बात करें तो उच्च स्तर की शुद्धता, ये विशेष गुण है इसका, क्योंकि जब सभी इकाइयों का या प्रत्येक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ अशुद्धता की कमी रहती है, यानी कि शुद्धता अधिक रहती है। अगला गुण है इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त होना। जहाँ प्रत्येक इकाई की अलग अलग विशेषताएँ हैं, कुछ न कुछ असमानता या भिन्नता है, अगर वहाँ पर प्रत्येक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये विधि सही तरीके से प्रयोग में आ सकती है। क्योंकि वहाँ अगर सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करेंगे तो निष्कर्ष सही नहीं होंगे, वहाँ पर संगणना विधि सही रहती है। अगले गुण की बात करें तो कम पक्षपात। इस विधि का प्रयोग करने से एक लाभ ये भी है कि इससे पक्षपात कम होता है। अब बात करते हैं इस संगणना विधि या संगणना प्रणाली के दोष की या दोषों की, लेकिन डीमेरिट्स। पहला दोष ये है असुविधाजनक होना।
क्योंकि जब भी हम किसी विधि का अध्ययन करेंगे, दोनों बातों को देखेंगे, गुण और अवगुण, दोष या सीमाएं भी। ये प्रणाली बहुत अधिक असुविधाजनक है। कारण यह है, इसमें बहुत अधिक व्यय होता है। इसके लिए अलग से पूरा बड़ा विभाग बनाना पड़ता है, जिससे प्रबंधन संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अगर कोई विधि बड़ी होगी तो इसके लिए अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे, समय अधिक लगेगा, अलग से विभाग बनाने पड़ सकते हैं, या धन भी अधिक खर्च होगा, जो कि इसका एक दोष है। अब सबके लिए ये विधि संभव भी नहीं है। इस रीति का प्रयोग बहुत धनी व शक्ति संपन्न व्यक्ति या संस्थाएं ही कर सकती हैं। सबके लिए इसका प्रयोग करना भी संभव नहीं होता है, ये भी इसका एक दोष है। अगला है सब परिस्थितियों में संभव न होना, यानी कि इस विधि का प्रयोग भी सब परिस्थितियों में संभव नहीं है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। फिर अगला दोष है अधिक समय व अधिक परिश्रम। चूँकि हमने शुरुआत से ही पढ़ा है, यह विधि कैसे करती है, गहन अध्ययन करती हैं, और जब अध्ययन ही गहन है तो समय अधिक लगेगा और परिश्रम भी अधिक लगेगा। और अधिक खर्चीली, यह विधि खर्चीली भी अधिक है, ये भी हम समझ सकते हैं। और सांख्यिकी विभ्रम ज्ञान का न होना, अगर इस विधि का प्रयोग करते समय सांख्यिकी विभ्रम का ज्ञान नहीं है तो भी ये विधि सही तरीके से प्रयोग में काम नहीं आ सकती। कुछ मामलों में जैसे नाशवान मदय, अब ये विधि वहाँ भी काम में नहीं कर सकते या प्रयोग में नहीं ले सकते जहाँ पे मदय कैसी हो, नाशवान हो। संगणना विधि उन मदों के सांख्यिकी अनुसंधान के लिए भी उपयोगी नहीं है जो जांच के दौरान ही समाप्त हो जाती हो। जैसे 200 रसगुल्लों के एक समग्र की संगणना विधि से जांच करना है, यदि आप प्रत्येक रसगुल्ले को चख कर उसके बारे में सूचना एकत्रित करेंगे, जब तक आप अपनी जांच समाप्त करेंगे सभी रसगुल्ले समाप्त हो जाएंगे। जैसे अगर प्रत्येक रसगुल्ले को चेक करना है कि वह मीठा है या कैसा है स्वाद में, उसको चखना पड़ेगा। और अगर ऐसा करेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे अगर रसगुल्ले 200 लिए हैं तो सारे समाप्त हो जाएंगे, फिर वहाँ ये विधि प्रयोग में नहीं आ सकती या कोई काम की नहीं रहेगी। वैसे ही अगर आप माचिस की प्रत्येक तीली को चेक करेंगे कि वास्तव में सही तरीके से कार्य करती है, तो फिर प्रत्येक तीली तो नष्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर भी विधि काम की नहीं है। यानी जहाँ पे मदय नाशवान है वहाँ पर इस विधि का प्रयोग सही नहीं रहता। अब बात करते हैं अगली विधि की, जिसका नाम है प्रत्यक्ष प्रणाली। विद्वानों ने जब संगणना प्रणाली को देखा, उसका अध्ययन किया, उसका प्रयोग किया, तो उनको लगा कि एक और विधि होनी चाहिए जहाँ पे संगणना प्रणाली उपयुक्त नहीं रहती, वहाँ पर प्रतिदर्श प्रणाली यानी कि सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। संगणना प्रणाली में कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे संगणना प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि कुछ इकाइयों को छांट कर उनका विधिवत अध्ययन करते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसा कि पहले हमने एक समझा भी है कि कॉलेज के मान लो विद्यार्थी हैं, सभी का अध्ययन न करके कुछ के बारे में अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकालेंगे, वही निष्कर्ष संपूर्ण समूह पर भी लागू होंगे। यानी कि पहले सैंपल निकालते हैं, उस सैंपल का अध्ययन करते हैं, उसी के आधार पर निष्कर्ष तय किए जाते हैं। आगे बात करेंगे प्रदर्श रीति के प्रयोग के कारण। इस रीति को प्रयोग में क्यों लाया जाए, क्या क्या कारण है। पहला कारण है संगणना प्रणाली का प्रयोग संभव नहीं। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनकी जांच संगणना प्रणाली से संभव नहीं है, क्योंकि जांच में ही वे समाप्त हो जाएगी। जैसे यदि किसी डिब्बे के मक्खन की जांच खाकर करनी हो तो प्रतिदर्श यानी कि सैंपल रीति ही अपनानी पड़ेगी, अन्यथा सारा मक्खन जांच में ही समाप्त हो जाएगा। वैसे ही मान लो अगर किसी व्यक्ति के बीमारी की जांच करनी है या रक्त की जांच करनी है, तो उस व्यक्ति का संपूर्ण रक्त जो है वो शरीर से नहीं निकाल सकते, यानी कि रक्त की कुछ बूंदों का ही प्रयोग करेंगे तो ही संभव है, अन्यथा ऐसा कोई मामला हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति के शरीर से संपूर्ण रक्त निकाला जाए फिर उसकी जांच की जाए, जो कि संभव नहीं है। और एक कारण है अधिक व्यय। संगणना रीति में व्यय अधिक होता है, इसकी तुलना में इस सैम्पलिंग मेथड में काम आसानी से हो जाता है, व्यय भी कम होता है, समय भी कम लगता है। तीसरा है संपूर्ण सामग्री का मिलना असंभव।
कहीं भी अध्ययन करने के लिए हमारे पास संपूर्ण सामग्री संभव नहीं होती है। जितनी भी पर्याप्त सामग्री मिल जाए उसके आधार पर अध्ययन करना है तो वो सैम्पलिंग मेथड के द्वारा ही किया जा सकता है। शीघ्र परिवर्तनशील वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो शीघ्र ही परिवर्तनशील हो जाती हैं। उनके मामले में भी सैम्पलिंग मेथड यानी कि प्रतिदर्श विधि काम में लेनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं इस विधि के गुणों की यानी कि मेरिट्स। ये सरल प्रणाली है। चूँकि कुछ सैंपल इकाइयाँ ली जाती हैं, उनका ही अध्ययन करना है तो ये कार्य करने के लिए आसान है या सरल है। कम खर्चीली, चूँकि समय कम लगेगा, कुछ सैंपल है तो खर्चा भी कम होगा, ये भी एक इसका एक गुण है। और जब खर्चा कम होगा तो धन की भी समय की भी बचत होगी। फिर कम समय, चूँकि सैंपल है तो समय भी कम लगता है। श्रम की भी क्या होती हैं, बचत होती हैं। वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, यह रीति अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि उपलब्ध समकों की दूसरे परिदृश्यों या नमूनों के द्वारा भी जांच की जा सकती हैं। फिर जांच विस्तृत, चूँकि चुनी गई सामग्री बहुत थोड़ी होती हैं अतः उनकी जांच भी हम विस्तृत कर सकते हैं। लोचशीलता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, संगणना विधि की तुलना में प्रदर्श विधि अधिक लोचशील भी होती हैं। अब बात करते हैं अगली विशेषता विश्वसनीयता या गुण की। यदि प्रतिदर्श को अगर उचित आधार पर छांटा जाए तो इससे निकाले गए निष्कर्ष भी पूर्णतः विश्वसनीय भी होंगे। इस विधि का प्रयोग करते हैं तब सांख्यिकी विभ्रम ज्ञात होना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं प्रतिदर्श दोषों की या गुणों की, डीमेरिट्स की। इस विधि के कौन कौन से अवगुण या दोष हैं उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उच्च स्तरीय शुद्धता के लिए अनुपयुक्त, जब भी आपको बहुत ही हाई लेवल की प्योरिटी सही है या शुद्धता सही है तब इस विधि का प्रयोग सही नहीं रहता, क्योंकि इस विधि द्वारा संभव भी नहीं है। दूसरी एक दोष ये भी है, परिणाम भ्रमोत्पादक यानी जो रिजल्ट है वो सही नहीं हो सकता, उसमें भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है। यदि प्रतिदर्श लेते समय अच्छी रीति न अपनाई जाए या प्रतिदर्श की मात्रा अपर्याप्त हो तो परिणाम है वो निश्चित तौर पे ही सही नहीं आएंगे, गलत आएंगे। अगला एक दोष है पक्षपात। इस विधि का प्रयोग करते समय हो सकता है जांचकर्ता पक्षपात करे और कुछ मदों का ही चयन करें, कुछ का चयन ना करे या अपनी मनमर्जी करे तो उससे निष्कर्ष है वो सही नहीं निकलते, पक्षपात की संभावना रहती है। अगला दोष है सजातीयता के अभाव में अनुपयुक्त। अगर जो अनुसंधान के लिए डाटा उपलब्ध हैं उनमें समानता नहीं है, समान गुण नहीं है, समान विशेषताएँ नहीं है, सजातीयता नहीं है तो अगर अनुसंधान करेंगे तो निष्कर्ष है वो सही नहीं आएंगे, वहाँ पर ये विधि उपयुक्त नहीं है। अगला एक दोष है जटिल विधि। विद्वान इस विधि को जटिल भी मानते हैं या आलोचक कहते हैं ये विधि कैसी है, जटिल। इस प्रणाली को समझने के लिए पूरा तजुर्बा और ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के मदों की संख्या के प्रति चयन का चुनाव बहुत अधिक होता है, तब भी ये विधि सही काम में नहीं करती। प्रतिनिधि सैंपल के चुनाव की कठिनाई, किस तरीके से सैंपल निकाले जाएंगे उसके मामले में भी कुछ कठिनाइयाँ हमेशा रहती हैं। अगला दोष है कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रतिदर्श विधि को उस स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता जहाँ समग्र की प्रत्येक इकाई संबंधी सूचना लेना चाहते हो। अगर आपको प्रत्येक इकाई की सूचना लेनी है तब भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत छोटा समग्र, जब समग्र या सैंपल बहुत ही छोटा है या बहुत ही कम है तब भी इसका प्रयोग सही नहीं रहता, क्योंकि उससे निष्कर्ष सही नहीं आएंगे। आज हमने देखा संगणना अनुसंधान और प्रदर्श अनुसंधान समग्र क्या होता है, कौन कौन से इसके गुण हैं, कौन कौन से दोष है और इन दोनों विधियों में कौन कौन से अंतर हैं।